मैं थोड़ा सा एनर्जी वापस जाता। गुड इवनिंग एवरीवन। यस, सुन लीजिए मेरी कोई बात। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सो वैसे तो मिस्टर अमित प्रधान हैज टू टेक अ सेशन, बट उनके कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, सो आई एम जस्ट रिप्लेसिंग एट दिस मोमेंट। तो या so this panel is all about, so as a Punjab Angel, generally I have 2-3 panels every time. So one is focus always on ecosystem, because I believe ecosystem is the one thing कि वो कहते हैं ना, अब हम स्कूल में बच्चों को क्यों भेजते हैं? एक अच्छा स्कूल खराब स्कूल की बात करें अगर, तो क्या अच्छा स्कूल खराब स्कूल? It's all about the ecosystem, the opportunities they are giving in the ecosystem. Similar way, we are part of ecosystem, and they are the people who are part of the ecosystem, national and local ecosystem. So how we are making change, how we are developing those entrepreneurs, startups, MSMEs, anything you say. So that's part of this discussion panel and all. So I come to maybe one by one questions and all. Maybe starting with Manu sir, he's part of a local ecosystem. He is from Punjab University, and so maybe so what all things you have seen, and maybe I would say phases from here. So 10 years back, what you have seen in the ecosystem, and then 5 years, and what changes you are seeing, and what things you think can be changed more with the support of other people. Right. तो साहिल जी, जो अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात अगर करूँ, तो हमारे इकोसिस्टम में चंडीगढ़ रीजन इनोवेशन एंड नॉलेज क्लस्टर जो बना है यहाँ पर, इसमें अगर हम देखें तो पहले जो साइंटिस्ट इस इकोसिस्टम में थे, तो वो अपनी जब रिसर्च करते थे, तो वो अपने 10 फुट बाय 10 फुट के कमरे में जो उनके माइंड में कुछ बात आती थी, तो उस हिसाब से वो अपना रिसर्च करने लग गए। और वो कई बार वो रिसर्च जो है वो ट्रिवियल की हो जाती थी कि भी वो इट्स नॉट लिंक टू एनी रियल लाइफ इशू। पर अब मैं आज देख रहा हूँ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो फंडिंग है, वो इतनी टारगेटेड अब हो गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की भी बात करें, तो कोई भी अब प्रोजेक्ट फंड होना होता है तो वो ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम को जरूर चेक करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये कहाँ से आ रही है, इज द प्रॉब्लम इज इन फैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन रियलिटी, क्या वाकई वो एक प्रॉब्लम है, उसका इम्पैक्ट कितना है। तो अब जो साइंटिस्ट हैं इस रीजन में, वो लोकल प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्री के इश्यूज जो हैं, उनके ऊपर अब काम करना उन्होंने शुरू किया है। और हमारी इस रीजन में अब आप देखेंगे इट इज़ इन it's becoming a hub of new knowledge is getting created, और नए से नए पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं हमारे रीजन में। हम जो पेटेंट फाइलिंग में शायद हिंदुस्तान में काफ़ी आगे हैं। और अब डीप टेक, इससे डीप टेक स्टार्टअप्स को एक बेनिफिट मिल रहा है, और डीप टेक स्टार्टअप्स भी अब धीरे धीरे ओरिजिनेट होने शुरू हो रहे हैं इस रीजन में, जो कि इस आज से 10 साल पहले ऐसा नजर नहीं आ रहा। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड। जो जनरली मैं बहुत सारी जगहों पे बोलता हूँ कि ना पेटेंट्स बहुत हैं, यानी इनोवेशंस बहुत हैं, लेकिन उसमें से बिजनेस मॉडल नहीं है ना। सो आई थिंक यू हैव डन अ वेरी गुड थिंग। अभी पीछे सो दे हैव ऑर्गेनाइज्ड अ इवेंट आल्सो, आई थिंक उसका फाइनल अभी होना है, वेयर दे हैव टोल्ड कि वी हैव सेलेबल पेटेंट्स, कि हम भी बिजनेस मॉडल बना पाए। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड टू कम ऑन and take those technologies and we'll sell those technologies and you can buy it. So maybe I think you can share that idea also with the people, because there are many industries sitting over here, so they'll come to you and they may ask you and maybe that how this idea came in and what is the purpose behind that idea. Right. तो as of now अगर हम देखें हमारे देश के जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका एक पेन पॉइंट अब धीरे धीरे जो बनता जा रहा है वो ये है कि नॉलेज काफ़ी क्रिएट हो गई है, पेटेंट्स हो गए हैं, 23 IITs हैं हमारे देश में, और उनके पास काफ़ी पेटेंटेबल टेक्नोलॉजीज हैं, पेटेंट्स हैं, पर आगे अब उनकी कमर्शलाइजेशन नहीं हो पा रही है, और आगे उनके अराउंड स्टार्टअप्स नहीं बन पा रहे हैं, बिजनेसेस नहीं क्रिएट हो रहे हैं उन पेटेंट्स के अराउंड। तो फिर ये चीज़ बहुत प्लेटफॉर्म्स में मैंने सुना था कि IITs जो है वो भी स्ट्रगल कर रही हैं और उनकी भी लाइसेंसिंग नहीं हो रही पेटेंट्स की। तो हमने फिर पिछले साल से एक कॉन्फ्रेंस कराना शुरू किया, जहां पर हम साइंटिस्ट को स्टेज टाइम देते हैं ऑफ 10 मिनट्स। इन दोस 10 minutes, scientist is required to articulate his technology before people from industry and before putting
एंटरप्रेन्योर्स। तो वो स्टेज टाइम उसको मिलता है एंड द एक्सपेक्टेशन इज कि इंडस्ट्री उस टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब कर ले एंड दूसरी एक्सपेक्टेशन है कि जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उस टेक्नोलॉजी को कंसीडर करें फॉर क्रिएटिंग अ स्टार्टअप अराउंड दैट। अब इसमें आप एक बात देखें, जो डीप टेक स्टार्टअप्स की जहां तक बात है, जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं वो अपनी जर्नी में बहुत ज्यादा भंवर गुफा में फंस जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऐसी पेनस्टेकिंग चीज है व्हिच रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, एफर्ट, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। और एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए बड़ी आम सी बात है कि 10 एक साल लग जाते हैं। अब एक मान लीजिए एक स्टार्टअप है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर 10 साल लगा है और 10 साल के बाद उसकी रिसर्च अगर उसको पेटेंट नहीं मिलता है, रिसर्च कामयाब नहीं होती, तो वो एक फेलियर का डीप टेक स्टार्टअप्स में बहुत बड़ा रीजन है। पर अब अगर ऐसा होता है कि साइंटिस्ट अपनी टेक्नोलॉजी उस स्टार्टअप को दे देता है, तो एक झटके में उस स्टार्टअप को 10 साल का बेनिफिट हो गया। एक झटके में अगर उस साइंटिस्ट ने उस टेक्नोलॉजी को बनाने में 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगा लिया, तो वो जो एंटरप्रेन्योर है वो उस 1.5 करोड़ का 1 करोड़ का बेनिफिशियरी हो गया। और दूसरी बात, उसे एक बहुत अच्छी R&D टीम भी मिल गई। तो R&D टीम मैच्योर लोगों की, साइंटिस्ट की उसको मिलती जब इन्वेस्टर के सामने जाएंगे तो इन्वेस्टर तो खुश होगा कि भाई अब उसको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। एक टिपिकल स्टार्टअप में हम देखते हैं टेक्नोलॉजी, टीम, बिजनेस प्लान और फंड, ये 4 चीजें हैं। अगर टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा खत्म हो रहा है, बाकी रह गया, क्या रह गया? टीम रहेगी, बिजनेस प्लान रह गया और बाकी मिसिंग इंग्रेडिएंट फिर फंड है। तो इसलिए फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि अब हम जो टेक कमर्शलाइजेशन की तरफ जाए। अब अगर हम चंडीगढ़ में देखें, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं और नेशनल रिप्यूट के हैं। अगर हम पीजीआई को देखें, पीजीआई इज इंटरनेशनल लेवल का एक हॉस्पिटल है और यहाँ भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है। पीजीआई में भी, पीजीआई में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको की पेटेंट्स भी हैं, जिनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो रखे हैं। 30-30, 35-35 पेशेंट्स पे ट्रायल्स हो रखे हैं। अब उस टेक्नोलॉजी को वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ डॉक्टर टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, तो फिर वहाँ पर यूथ जो है उनको दे हैव टू कंफर्म। So, Jubesh sir, आपके लिए sir is specially traveled from Jaipur for today's session. So, sir has been PhD in entrepreneurship and been a director for agriculture. NIAM is the organization that's National Institute for Agriculture and Marketing. So, sir, you have seen we've been talking about the ecosystem. How is the agriculture ecosystem? क्योंकि India has been mostly told about the agrarian economy. एंड आई थिंक अगर 10 बिजनेस दूसरी डोमेन में चल रहे हैं तो शायद उसमें से 4 एग्रीकल्चर, अगर हम उसकी इकोनॉमी है, देयर वुड बी मोर इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर एंड मोर थिंग। सो व्हाट्स योर Thank you, Sarangi, for this great opportunity. If you look at this agri sector, in ancient India is simple. It was like livelihood for the farmers. It was not like agribusiness, not like any kind of enterprise. Simply, whatever they were growing, they were selling in the market without knowing the market, without knowing the price discovery, without knowing the quality discovery, something like that. But later on, around the world, the kind of awareness has created, and US and Europe and Asian countries, they were looking for good kind of agribusinesses, and they were looking for the food to supply to their population also. And India is like, same thing has happened. I remember, when I used to ask to my students like 10 year or 15 year ago, like how many you want to be, agripreneur, startup or something like that. No one was raising hand. They were looking for the, CTC, like good kind of CTC, 15 lakh, 20 lakh, 30 lakh, something like that. But now today, if you ask them, more than 50%, the batch is basically raising the hand, they want to be entrepreneur. The reason behind is basically it's a kind of potential what you have. Now, agri is basically, sometimes, we think in a very different manner. Like some kind of fruits and vegetables is like only agriculture. But it's not true. If you calculate like more than 70% industry, which is held by the agriculture only. You talk about the meat and poultry industry, talk about the fishery, talk about the floriculture, talk about the forestry, talk about the horticulture, talk about even for water, even for oxygen. You talk like soil. So the construction industry, which is based on the soil, and the brick industry is again coming to this category only. So it's a very vast and very wide.
So a lot of startups are coming, you know, in this ecosystem, and it's not only directly agriculture, but the supporting activities are like good ample opportunity. I think government also announced more than 1,000 crore rupees for Right. agriculture domain itself. For Right. that only, the startup fund is a different, but in agriculture Otherwise, domain, specifically more than 1,000 to be allocated for this. Absolutely right. And like 2015, we were working for a project that was known as the RKBY Raftar, and it has taken like anything. And so quantum jump you can see for the agri startups. We people have already, you know, inculcated more than 700 agri startups in the 5 years on. And I think I've seen, so NIAM, through NIAM also, and so every startup who was from agriculture field or any field, and they used to get 25 lakh rupees Right. instantly. Yeah. और आप ये देखो, maybe I've seen people opening a shops of agriculture, maybe in different bakeries also, and in different domains or millets or anything. So they were specialists. और आप ये देखो, so आज से 5 साल पहले क्या होता था, किसी को बिजनेस करना था, there is no grant, it is purely a grant, है ना? कोई आपसे पैसे मांगेगा नहीं, ना लोन है ना वो कुछ है. 25 लाख रुपीस आपको दे दिए कि करो अपना बिजनेस. Nobody is asking it back. जो कि आज से 5 साल 10 साल पहले पॉसिबल नहीं था. So there are many opportunities. Maybe some more schemes have come up, or you want to throw more light on that. साहिल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाकी जितने भी स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वेदर इट इज फ्रॉम द अटल इंक्यूबेशन सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MSME, STPI, आपको ग्रांट कहीं नहीं मिलती. ग्रांट केवल एग्री सेक्टर में है, और 25 लाख रुपीस फॉर द प्रोटोटाइप एंड 5 लाख रुपीस फॉर द आइडियल स्टेज. और एनीवन कैन अप्लाई. उसमें कोई आपका एज, एजुकेशन, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एनीवन कैन कैश दिस अपॉर्चुनिटी. और उसी वजह से आप देखेंगे पूरे इंडिया में 29 इंस्टीट्यूशंस का सेटअप विच वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मोर देन 3000 एग्री स्टार्टअप्स आर वर्किंग नाउ. तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और बहुत सक्सेस इसको मिला है. एंड देयरफॉर गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 500 करोड़ रुपीस फॉर द एक्सीलरेटर फंड आल्सो, एंड दैट इज वर्किंग. एंड इन दैट फंड जो स्टार्टअप होंगे, जो सक्सेसफुल होंगे, they are going to have the equity participation. That could be from like 75 lakh rupees to 5 crore rupees. So that scheme is already on papers and it is going to roll on. So if any agriculture field you want to grow in, so you can connect with sir. You can connect us also to, and we'll connect with everyone immediately. So coming to you, Manish sir. So you've been a chairman for CI, past chairman for CI, and you're been chairman for other organizations like PICOSA and many other organizations. So what sort of these organizations play a role for the entrepreneurs? So basically entrepreneurs, like maybe a policy making, maybe some government is coming with the wrong policy or anything. So what's the role of these organizations, especially maybe which you are part of? Thank you, Sahil ji, and thank you Punjab Angel Network for giving us opportunity to interact with all of this gathering. So first of all, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि स्टार्टअप में जो बात कर रहे हैं, ये कोई नई टर्म नहीं है. ये बहुत ही पुराने टर्म है स्टार्टअप. इनफैक्ट यहाँ जितने भी एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं, वो किसी न किसी मोड पे स्टार्टअप ही रहे हैं. तो सबसे पहले कहूँगा कि आप सब अपने लिए एक एक बार ताली बजा दें अपने लिए, क्योंकि आप ही स्टार्टअप है जो नोशन आज एक स्टार्टअप के फॉर्म में आया है, और आप आज वो बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं. रिगार्डिंग साहिल जी, जो आपका क्वेश्चन है, रिप्लाई इसका देना चाहूँगा. जब आदमी कोई आइडिया जनरेट करता है, एक यंग नोशन आता है उसके अंदर, उसको होता है कि ये आइडिया है. तो एक बच्चे के मन में काफ़ी आइडिया, काफ़ी उलझन रहती है कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो बड़ी ऊटपटांग सी चीज़ें होती हैं. लेकिन उसी ऊटपटांग के अंदर एक नोशन ऐसा निकलता है जो प्रैक्टिकल कन्वर्ट हो सकता है. उस प्रैक्टिकल कन्वर्ट करने के लिए हम उस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं आज की डेट में. अब इकोसिस्टम कई फॉर्म से आ सकता है. मेंटरशिप से आ सकता है कि किसी ने पहले कुछ किया हुआ है, उसको हम देखें, उससे मिलें, समझें कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैंने भी एक स्टेप कर लिया, नेक्स्ट स्टडी कैसे चढ़ूँ मैं इसके अंदर. सेकंड होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलें जो ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर रही है. तो पहले मैं बात करूंगा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, जिसमें मैं 3 साल पहले चेयरपर्सन था. मेरे मन में एक कॉन्सेप्ट एक आया था रिगार्डिंग एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री इंटरेक्शंस. ये कीड़ा जो था ना मेरे में 10 साल पुराना आ गया था, जब मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक प्रोजेक्ट पे मुझे बाहर जाने का मौका मिला जर्मनी में. वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने रहा, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग, स्टटगर्ट यूनिवर्सिटी, इनके साथ इंटरेक्शन की, प्लस वहाँ की लोकल इंडस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू गोइंग एयर प्लांट, ये हमने विजिट किया था.
वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री छोटे किसी इंडस्ट्री के पास काम के लिए नहीं जाती, और ना ही छोटा बड़े का जाता है कि मुझे काम दो जी क्या बनाना है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरत थी एकेडेमिया की, वो इंस्टीट्यूट जो उन दोनों के बीच में हैंड होल्डिंग शेक पैदा करता है। बड़ी इंडस्ट्री हमेशा जाती है एकेडमिशियन के पास, जैसे यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी है, गेट के अंदर पैक है, और उनसे कहती है कि जी हमारी ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन चाहिए हमें। अब वहाँ पे जो रिसर्च टीम दैट इज इंक्लूडिंग फैकल्टी, सीनियर स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, उनको एक लाइव स्पेस मिल जाता है करने के लिए, प्लस उनको वो चीज़ मिल जाती है कि हम उसको प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन कैसे करें। उस रिसर्च की फैसिलिटीज़ की जो आवश्यकताएं हैं, जो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो उनके पास काफ़ी कुछ है, सहूलियत है उनके पास, जो नॉर्मल एक माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री के पास नहीं होती कभी भी। अगर वो उसको यूटिलाइज करें बेटर तरीके से, तो वही सोल्यूशन प्रैक्टिकल यूटिलिटी करने के लिए माइक्रो या स्मॉल इंडस्ट्री आगे आ जाएगी, और वो हैंड होल्डिंग जो की जाएगी बहुत फायदे देती है। ड्यूरिंग माई टेन्योरशिप आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि आई मेट मिस्टर मनु फ्रॉम PU। उस वक्त मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस टेक्नोलॉजी, ISB, CSIO, IIT रोपड़, इन सबको उस वक्त CI का मेंबर बनाया गया। और जितने भी हमारे यहाँ के, क्योंकि चंडीगढ़ में जितने भी आप इंडस्ट्री देखेंगे मोस्टली वो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री से मिलती जुलती है, और उनको उनके साथ इंटरेक्शन शुरू करवाई। मकसद ये था कि हम ढूंढ रहे हैं कि हम काम तो कर रहे हैं पर इनोवेशन जीरो है हमारी बिल्कुल भी। इनोवेशन तब आएगी कि किसी के पास आइडिया है, उसको प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे किया जाए। तो इंडस्ट्री कहती है कि हम काम कर रहे हैं, इसमें तो हमें 10 दिन लग रहे हैं। अगर ये प्रॉब्लम वो इंस्टीट्यूट के पास लेके आती है और ये सोल्यूशन देते हैं अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल यूटिलाइज करते हुए, उसमें प्रोटोटाइप एक माइक्रो इंडस्ट्री बनाती है, और मालूम चलता है कि इसके लिए हम एक जुगाड़ जिसे कहते थे पुराने जमाने में, उसको कैसे रिसर्च बेस्ड हम जुगाड़ बनाया जाए जिससे वही काम 10 दिन का 1 दिन में किया जाए। और उसको लार्ज इंडस्ट्री ने अपनाया, ना ही लार्ज इंडस्ट्री, उसको हर फील्ड ने अपनाया। मैं इससे एग्जाम्पल दूंगा, पोस्ट कोरोना पहले से वैसे हो रहा था क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर एरिया बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे लोकस्ट, टिड्डे कहते हैं, टिड्डों का हमला बहुत होता था। तो इंडिया गवर्नमेंट एक यूके की गवर्नमेंट को ऑर्डर देती थी, वहाँ की कंपनी को, बड़ी कंपनी थी, 50 करोड़ पर ईयर ऑर्डर होता था, जिसमें वो यहाँ पे आके उन टिड्डे को भगाया जाता था, लोकस्ट को। पोस्ट कोरोना का ऑर्डर तो था बट वो एक्सक्यूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोरोना था। और यही है कि उसको कैसे आपने नर्चर किया, उसको संभाला, और कई बार वो नेसेसिटी बन जाती है। वो कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में विडंबना ये है क्योंकि यहाँ पे स्किल्सिटी, रिसोर्सेज बहुत छोटे हैं, हमारी कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है। शायद इस वजह से पंजाबी स्पेशली, मैं उनको मतलब दिल से शुक्रिया करूँगा कि पंजाबी इनोवेशन में बहुत आगे हैं, और इसी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पंजाबीज आगे हैं, तो आपको बताऊँ बहुत सारे जो यूनिकॉर्न्स हैं आर हेडेड बाय पंजाबीज ओनली। बट वो पता है कि यहाँ से बैंगलोर चले जाते हैं, तभी इस इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट है ना। बैंगलोर या आउट ऑफ कहीं और चले जाता है, आउट ऑफ इंडिया या किसी और प्लेस से। सो आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इकोसिस्टम। सो यू आर हेडिंग द पिकोसा आल्सो। सो आई बीइंग अ alumni of Indian School of Business, तो वहाँ पे क्या है कि वी हैव सीन कनेक्शन फ्रॉम यंग एंड so that they can support, because network is everything. So you are having a event also, I believe, next month and all. So how is the Punjab Engineering College is doing in illumination? मतलब क्या वो एक fresher student आ रहा है जो business शुरू करना चाहे और कुछ experience alumni है in entrepreneurship jobs? So I think एक ही है, but in any is there any correct like they do in that way? Last year we had our PICOSA elections, and luckily Rajan Dutt is my batchmate, Ankur is my batchmate. और आई बिकम द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पिकोसा फॉर 2 years। हमने सबसे पहले कोशिश यही की कि पैक के साथ इंटरेक्शन की जाए कि वहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स एलुमनाई जो बनेंगे बाद में फाइनल ईयर, 3rd year, उनको क्या चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है और कैसे एलुमनाई उसकी हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले हमने उसको उस इंटरेक्शन के अंदर किया जो आज की डेट में हम इंटर्नशिप की बात करते हैं, उसको हमने बड़ा एग्रेसिवली अपने एलुमनाई के साथ जोड़ा। इनफैक्ट हम जस्ट 3 या 4 हफ्ते पहले एक हमने CI का डेलीगेशन लेके गए पैक के अंदर। सबकी एक मिसकम्युनिकेशन ये था कि जो इंडस्ट्री थी उनको नहीं पता था कि क्या मैं लोकल पैक के स्टूडेंट को भी इंटर्नशिप दे सकता हूँ, और पैक सोच रहा था कि CI इतनी बड़ी बॉडी है, क्या हम वहाँ जाके इंटर्नशिप ले सकते हैं। और वहाँ पे जो हैंड होल्डिंग हुई तो एटलीस्ट 6 to 7 कंपनीज ने मिनिमम 10 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए वादा किया, और जिसकी इंटर्नशिप 3-4 कंपनीज के स्टार्ट भी हो गई है। ये सबसे बड़ा पहल हमने जो किया इसके अंदर। अब क्या फायदा क्या इंटर्नशिप का? मेरे मन में कोई आइडिया है, मैं उसको कुछ कर नहीं सकता। इंडस्ट्री के पास टाइम नहीं है कि वो आइडिया जनरेट भी कर सके। वो अपने रोज की प्लानिंग में, फेजिंग में बिजी है कि नई चीज को सोच नहीं सकती।
तो जब हम इंटर्नशिप की बात करते हैं, वहाँ पे जब यंग बच्चा आता है, वो देख रहा है ये प्रोसेस हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ बन रही है, उसको वो अपने तरीके से समझता है, उसके लिए एक आइडिया जनरेशन देता है कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उसको करने के लिए वो इंडस्ट्री उसको देने को तैयार है उसको, और हो सकता है कि 10 में से एक आइडिया ओके हो जाए और वही चीज़ को आइडिया जनरेट कर दें। क्या पता वही लड़का स्टार्टअप बना ले, कंपनी बनाए और उसी की इंसेंटरी बन के बैठ जाए, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट चीज़ हमने ये की। सेकेंड, हमारा बैच है 97, मैंने सबको बुलाया एंड